दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2022 के लिए 15 अक्टूबर को संपन्न फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी 200 प्रश्न यानी कि मैथ के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, जीएस के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे और जो कुछ भी पूछे गए थे सारे प्रश्न होंगे। तो सभी प्रश्नों को एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी सुपर स्पीड से यानी कि बहुत फास्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सिर्फ एक शिफ्ट देखना चाहते हो, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट, तो वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हो सकता है उसमें क्वेश्चन या फिर इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यही है, उत्तर यही रहेगा। तो प्रश्न और उत्तर को देख लीजिए, फिर उसके बाद मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और इसका आंसर ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। इसका आंसर था लंग्स यानी कि फेफड़ा। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, काटन, जूट, फ्लैक्स, नायलॉन में। सही जवाब इसका नायलॉन था। तारों का रंग, कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ फॉलोइंग। इसका आंसर हो जाएगा इट्स टेम्परेचर, यानी कि क्वेश्चन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक मैथ का सवाल था, 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, जिसका आंसर ऑप्शन ए है। मैथ के प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस प्रश्न में यानी कि इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। प्रश्न पूछा गया था कि 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर आप लिख दिस। इसका आंसर था ऑप्शन बी यानी कि 100। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% समाचार पत्र पढ़ते हैं वाई, 10% व्यक्ति दोनों को पढ़ लेते हैं, एक्स वाला भी वाई वाला भी। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी है यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन था, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का औसत 45 है, पांचवा परिणाम कौन सा होगा। पहले क्या करोगे आप, पहले आप कर लेना 5 गुणे 46, फिर निकाल लेना 4 गुणे 45, उसको घटा देना, पांचवा परिणाम आपको मिल जाएगा और ये बनेगा 50। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट पढ़ लेना। इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सही जवाब है बी 14.26, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग, दैट इज सेल्यूलोज। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अर्थभेद सही नहीं है किसमें, तो देखो पहला तो सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, चौथा वाला सही नहीं था, अवलंब और अविलंब वाला तो ये गलत दिया गया था। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सभी विकल्प जो है परस्पर पर्यायवाची होने चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी था। पार्वती, रुद्राणी और भवानी तीनों ही माँ पार्वती के नाम हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो इसका अर्थ था नूतन का पुरातन। ये सही विलोम युग्म था, बाकी विलोम युग्म सही नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना का मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर था महाधन ऋषि, दैट इज ऑप्शन डी। इंग्लिश में एक पैसेज दिया गया था, लास्ट वीक कैरोलाइन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटलिना आइलैंड। सी हैड ऑलवेज एंजॉयड फिशिंग व्हेन सी वाज ए चाइल्ड बट हैड नेवर गॉन फिशिंग इन द ओशियन। तो पढ़ लेना इसको, मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, वाज कैरोलाइन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप। इसका आंसर था ऑप्शन सी यानी कि नो। इसके बाद था, वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बेटिंग, यानी कि विकल्प डी सही था। डिसअपॉइंट का एंटानिम यानी कि विलोम शब्द पूछा गया था, ये होता सेटिस्फाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी, दैट इज ऑप्शन सी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, तो
वो महिला नीलेश की पत्नी तो हुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। असंगत को अलग करें, यहाँ पर देखोगे तो 8, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, और 3 का क्यूब बनेगा 27, 4 का क्यूब बनेगा 64, लेकिन 10 किसी का क्यूब है नहीं, बाकी तो क्यूब 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 हैं, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत ही आसान प्रश्न था। यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 जनवरी 2006 ले लो यहाँ पर, चलो मैं आपको बता देता हूँ। 1 जनवरी 2006 को था रविवार, ठीक है, संडे हो गया, तो 2007 को हो जाएगा मंडे, 2008 को हो जाएगा, 2008 एक लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, ट्यूसडे एंड +1 वेडनेसडे हो जाएगा, 2009 को हो जाएगा थर्सडे, और 2010 में हो जाएगा फ्राइडे, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। सिनोनिम फॉर वन वर्ड पार्शियल, दैट इज, इसका क्या मतलब हो जाएगा? देखो पार्शियल का मतलब सिनोनिम पूछ रहा है ना, मतलब पर्यायवाची, ये हो जाएगा इंटैक्ट यानी कि अपूर्ण। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि नॉर्मल को आरपीएन एलबीएम के रूप में कोड किया गया है तो गेदर का कोड क्या होगा? गेदर का कोड क्या होगा? सही जवाब इसका था ऑप्शन सी। जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसको देख लेना, सभी प्रश्नों को वहां पर बहुत मजेदार तरीके से मैं हल करूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, तो कैसा क्वेश्चन है? सभी किताबें पेपर हैं, मतलब सभी जो बुक्स हैं, ठीक है, वो किस में आ रही हैं? पेपर में आ रही हैं। कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर जो हैं वो जर्नल में आ रहे हैं, कुछ जर्नल जो है कैलेंडर हैं, इस प्रकार से बनेगा ना। और इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है जो दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वेयर, खैर ये तो इसका इंग्लिश हो गया, तो इसको क्या हल करना है, तो हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चाइना ने किया था, क्यों? डराने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। रेगुलर जो लोग करंट देख रहे थे बस उन्हीं के करंट हुए होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन वाले तो सब फेल हो गए, बड़े बड़े चैनल फेल हो गए भाई साहब। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो 28, और इसका जवाब बता दो, कोलकाता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया था? तो इजराइल वाले ऐसा करते रहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। और क्यों बनाया था? अंग वंग जो होते हैं ना हमारे ऑर्गन्स, तो उसके प्रत्यारोपण के लिए। प्रत्यारोपण की अंग्रेजी क्या होती है? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो सही जवाब था मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन था, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कल्चरल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन ए ही सही था इसका। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में आयोजित किया था, इसका नाम क्या था? बताओ। आज का नाम था स्काई लाइट, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा 32 हो गया ना, हाँ चलो 32 हो गया। 33वां देखते हो, देखो, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वहाँ पर थे, मतलब अमित शाह जी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, सही जवाब 33 का सी हो गया। 34 देखो, 34वां था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये ऑप्शन ए था, गोवा। कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन तो है, म्यांमार भी है, मालदीव भी है, यूएई नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। किस IIT ने भारतीय भाषा में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है? 36, सही जवाब था इसका, जी हाँ, डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम, ये आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश ही था ना, हाँ। 38, कहाँ लोकसभा में पदार्पण करने की न्यूनतम आयु है? तो 18 साल, 25 साल
21 साल या 30 साल? सही जवाब आपको बिल्कुल पता होगा, 25 साल। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मैंने बताया था आपको कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को रट लेना। सही जवाब इसका 22 मई था, 39 का ए सही था। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये माजुली द्वीप था, ऑप्शन डी। हंगरी की मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, हंगेरियन फोरेंट, यही सही जवाब है। हंगेरियन फोरेंट चलता है, कभी हंगरी जाना तो लेके आना। 41 का सी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ये तो स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको, ऑप्शन ए इसका सही था। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, मस्तिष्क की शक्तियां लिखी गई हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, योर माइंड इज एवरीथिंग, मैं बार बार कहता हूँ ना, वो इसी किताब से मैंने पढ़ा है। इसके बाद देखिए UNFCCC का अर्थ क्या होता है? तो पता होगा जरूर आपको। इसका आंसर क्या बनेगा? 44 का सही जवाब था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन विकल्प ए सही है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ पर करते हैं लोग? उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी है। ये देखो आपकी हिंदी आ गई, हिंदी तो फटाफट पढ़ लेना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके। इसके बाद इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर भी बड़े अच्छे हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? बताओ। दुष्प्रभावों को सामने लाकर, पूरी जानकारी देकर, दर्पण के माध्यम से, या इतिहास बताकर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, दर्पण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन था साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका जवाब था ऑप्शन सी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सही जवाब था साहित्य और समाज। 49 था कि क्या था? साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। विकल्प सी सही था। साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो भैया राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्यों द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो विकल्प ए इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखो 51 से लेकर 55 तक, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो बात करके अभी पढ़ लो, उसके बाद फिर नीचे जाओ, अब बाकी का पढ़ लो, उसके बाद फिर नीचे जाओ, अब आंसर दो। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। विकल्प सी। सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सही जवाब था ये सभी करना पड़ेगा। हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, सत्य की आराधना करें, सभी कुछ करना पड़ेगा। गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द हुआ है? तो 53 का जवाब था क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो विकल्प बी सही था। और जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर था संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर पैसेज ही आपको आंसर देना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद देखो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक, इसका आंसर देना था। क्या दिया गया था इसमें? दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 वेतन, ईंधन तथा परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज और कर, ये दिया गया था। इस पर आधारित क्वेश्चन था। मैं आंसर आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या था यहाँ पर? तो इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, बी बनेगा आंसर। 57 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए। 58 का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी। 59 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। और 60 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन को मिला उला लेना। और अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि प्रश्नों को पढ़ना भी पड़ेगा, डिटेल में बताना ही पड़ेगा, तो अगला वीडियो तो देखना है ना आपको, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर आ जाओ, अगला यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है कि अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड ये गाड़ियों के नाम हैं। कार का माइलेज दिया गया है, प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा दी गई है, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय दिया गया है। इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 61 से 65 तक। तो 61वां क्वेश्चन था कि अल्टो और क्विड द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन बी था 0 घंटा। फिर था क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बन रहा था 56:99, 56:99, 56:99। चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर डी था 25:36। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 64 का सही जवाब था ऑप्शन सी, और 65वां था डी। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। फिर आ जाओ 66 से 70 तक। तो ये यहाँ पर दिया गया था, क्या था? कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, मोटी लाइन से पतली लाइन से कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आंसर क्या था? तो 66 का आंसर था ऑप्शन ए। कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 5000 है। इसके बाद था 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो सही जवाब था 1% मात्र। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत था? तो सही जवाब था ऑप्शन सी, और 69 का सही जवाब था ऑप्शन डी, और 70 का सही जवाब था ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 71 से 75 तक दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यह दंड आरेख था। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन दिया गया था, यह था उत्पादन लाख में, ये था वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्वेश्चन था इसका 71 वाला, जो कुछ भी था इसका आंसर ऑप्शन बी। 72 का जो आंसर था ऑप्शन सी था। 73 का आंसर था ऑप्शन डी। 74 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 75 वाला मैंने नहीं लगाया, चलो इसको आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ। 76 का आंसर क्या था? किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये तो आपको पता ही है, राजगीर में किया गया था। 77 था कि कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी था? ये था मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पित्राधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? शाहजहां के लोग, जो ताजमहल वगैरह बनवाया था शाहजहां ने, उसमें भी पच्चीदाकारी की गई थी, पित्राधुरा का काम किया गया था। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, ताम्रपाषाण युग, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन था कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे, विकल्प सी इसका सही था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये काम किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, यानी कि विकल्प ए इसका सही है। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल शासन, ऑप्शन बी सही है। जहांगीर के दरबार में लोग आ जाके अपना काम बना लिए थे। इसके बाद सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? 83 का जवाब था भारत सरकार अधिनियम 1935। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खूब रटना। इसके बाद है प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये तो आपको खूब रटा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका आंसर था फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी। फिर था क्वेश्चन नंबर 86, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का कारण पूछा जा रहा है। सही जवाब इसका था 86 का ए, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, विकल्प ए यहाँ पर सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये तो आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? औद्योगिकरण भी है, पानी की उपलब्धता भी है, शहरीकरण भी है, खनिज भी है, लेकिन खनिज इनडायरेक्टली है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को ही ज़्यादा सही प्रतीत मानेंगे आप।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच में स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में है। विकल्प बी सही है। इसके बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई? 90। इसका सही जवाब था एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था है तो प्राथमिक क्षेत्र में ही सब कुछ होगा, ठीक है। डायरेक्टली वो लोग तृतीय क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं। तो 91 का ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 91 का ए सही है। 92 कह रहा है कि कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, मतलब उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। बिहार का शोक किसको कहते हैं भैया? कोसी नदी को कहते हैं। 93 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? 94 का सही जवाब था वैधानिक निगम। इसके बाद था कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं होता? राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। विकल्प डी सही है, बाकी तो सब होंगे ही। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी यानी कि विकल्प डी, सिडबी कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है। देन आफ्टर आ जाइए, 4 प्रश्न और बचे हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। विकल्प सी सही है। किसे किसी केंद्रीय शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी यूनियन टेरिटरी में अगर हाई कोर्ट स्थापित करना है तो ये काम, कानून बनाने का काम किसके पास होता है? संसद के पास होता है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, तो इसका जवाब था डी यानी कि 1 to 4। और अंतिम क्वेश्चन था किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ये था सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को। तो विकल्प सी सही था, ठीक है। तो ये 100 प्रश्न हो गए जो कि किससे थे? 15 अक्टूबर की शिफ्ट 1 की परीक्षा से। अब चलो शुरू करते हैं शिफ्ट 2 के जितने प्रश्न पूछे गए थे उनके प्रश्नों को भी फटाफट देख लेते हैं। सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब इसके पहले 100 क्वेश्चन हो ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर था 14। विकल्प बी सही है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? सही जवाब था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। विकल्प ए सही है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। विकल्प सी। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? आपको पता ही है, प्राथमिक क्षेत्र, खेतीबाड़ी, सबसे ज़्यादा लोग इसी में हैं। किस राज्य की हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब से हुई थी। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 29। विकल्प बी। अब विकल्पों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही महत्वपूर्ण है। अब जो वहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे वो सभी के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग हैं, विकल्प को भी ऊपर नीचे किया गया है। तो क्वेश्चन और आंसर 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया गया था? यह था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद था कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना। तो मतलब विकल्प सी, ये सभी सही है। यहाँ पर सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन कंपलसरी है। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन में टेफ्लॉन कोटेड रहते हैं, वैसे नॉर्मल आप लोग बर्तन यूज करो, वो ज़्यादा बेटर है। और अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का काम होता है कानून बनाना। ऑप्शन डी। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य संबंध से। प्रकाश वर्ष आपको पता ही है तार की दूरी से संबंधित है, स्टेलर डिस्टेंसेस। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक होता है, बहुत सारे लोग टाइम का मान लेते हैं, टाइम से संबंध नहीं है इसका कोई। ये क्वेश्चन देखो 2.1 का क्यूब प्लस 5.1 का क्यूब ऑब्लिक दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है 7.9। इसके बाद देखिए एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों के 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? बिल्कुल वही सवाल है जो शिफ्ट में
पेपर पढ़ने वाला था कि पेपर ए को इतने प्रतिशत पेपर ए पढ़ते हैं, इतने प्रतिशत पेपर बी पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं। उसमें उत्तर आया था कितना, 20% आया था। इसमें कितना उत्तर आएगा, तो 15वें का सही जवाब था यहाँ पर ऑप्शन सी, 35% सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन माना जाता है, बहुत ही समझदार होता है ये जानवर और बड़ा सेंटिमेंटल भी होता है, ठीक है, बहुत ही भावुक। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट से। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो फटाफट इसका आंसर निकाल सकते थे आप। इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा बताओ। इसका सही जवाब था 11/13, ठीक है। ये देखो इसका आंसर क्या बनेगा, फटाफट इसका आंसर बता दो। इसका आंसर था ऑप्शन ए 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत, सबको जोड़ो 5 से भाग दो, आ जाएगा 140। अस्थावर का विलोम आरो से लिया गया क्वेश्चन है, इसका होता है जंगम। बिल्ली को पहले दिन मार देना चाहिए, यानी कि भय का दमन शुरू में ही कर देना चाहिए, विकल्प ए सही है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सूधन अल्प होगा। बहुत सारे लोग इसको स्वधन अल्प लगाए होंगे, गलत है, सही जवाब ऑप्शन बी है। इति और ईति का सही अर्थभेद क्या होगा, तो इति मतलब होता है समाप्ति और ईति मतलब होता है विघ्न, तो विकल्प ए सही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक, ठीक है। अभी अंग्रेजी आ गई, इसको भी पढ़ लेना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, और उसके बाद आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे ये जो पैसेज है वो वैलेंटाइन डे से संबंधित है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, थैंक यू कार्ड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे, नो। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम, TAME का होगा डोकाइल, यानी कि ऑप्शन ए। रैपिड का हो जाएगा एंटानिम टार्डी, और वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, दैट इज स्टोइक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ए उसका बेटा ही हुआ ना, तो ऑप्शन सी सही है। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है, तो दूसरा कारण बनता है, पहला कथन बनता है, यानी कि विकल्प डी इसका सही होगा। कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। अगला क्वेश्चन था कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो विकल्प ए सही था, नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस दिया था और 17 स्कूल बस नेपाल को दिया था, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब विकल्पों में से असंगत का चयन करिए, 101, 701, 301, 401, यहाँ पर सही जवाब प्रतीत होता है ऑप्शन बी 401। यहाँ पर फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको बताया था। तो 2007 में क्या हो जाएगा, 2007 में ऐसे लिख लो, यहाँ पर 2007 में हो जाएगा सोमवार, ठीक है, मंडे हो जाएगा। फिर 2008 में क्या बनेगा, मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। फिर 2009 में क्या बनेगा, थर्सडे बनेगा। और 2010 में क्या बनेगा, तो फिर शुक्रवार। मतलब पिछले जो पेपर 1 था पहले शिफ्ट में, उसमें भी आंसर ऐसे ही आया था शुक्रवार, इस बार भी शुक्रवार है। किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को लिखा गया है EDUJWA, तो इसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। कैसे लिखा गया है, ACTIVE लिखा गया था। अब यहाँ पर इसको जब बदला गया तो क्या किया गया, ठीक है, यहाँ पर ई को पहले लिख दिया, ई को पहले लिख दिया यहाँ पर, और ए को यहाँ ले जाके लिख दिया, बीच में सब एक एक अक्षर आगे बढ़ा दिया। सी के बाद डी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, वी के बाद डब्ल्यू, DUJW कर दिया है। और इसी प्रकार से ये अगर आपको करना है इफेक्ट को, क्या करोगे आप, EFFECT बदल दो, टी यहाँ कर लो और ई को यहाँ कर दो, बाकी समय एक एक अक्षर बढ़ा दो। एफ के बाद जी, ई के बाद एफ और सी के बाद डी, तो TGGFDE ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी यात्रा शुरू की थी। तो जो लोग उस राज्य से आ रहे हैं काशी यात्रा करने के लिए, उनको 5,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। ये कर्नाटक राज्य था। जून 2022 में भारत ने किस निम्नलिखित में से किस देश के साथ
कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी? यूके के साथ की थी, दैट इज ऑप्शन ए। और किस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी? दैट इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में। तो इसी से मैच करा लेते तब भी मिल जाता आपको। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, वाराणसी। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग ने इसको जारी किया था। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? ऑप्शन डी सही है इसका, उत्तर प्रदेश। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दैट इज लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, विकल्प सी सही है। भारत से कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। उनके नाम बता दो फटाफट कमेंट करके। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है ज्वांटी, जोल्टी या जोल्टी बोलो, क्या बोलोगे पता नहीं। वैसे विकल्प डी तो सही है ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये है कथक, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछले पेपर में आया था, नौटंकी पूछा था। और किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी। वास्को डी गामा का मकबरा देखना है आपको, कहाँ जाओगे? तो चले जाना केरल, वहाँ पर जाओगे कोच्चि, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, विकल्प डी सही है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा। विंग्स ऑफ फायर बहुत ही चर्चित किताब है, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसे। और 2-2.5 रुपये की किताब है, लेकिन आपको बदल डालेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी, बहुत शानदार किताब है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि है, फसल पैटर्न में परिवर्तन है, तटीय रेखा में परिवर्तन है, मतलब सब कुछ होता है। आजकल पढ़े लिखे युवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनके संतान विदेशों में पढ़ने जाएं, वहाँ की सुख चैन की ज़िंदगी बसर करें, समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों और प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने चले भी जाते हैं। बाकी जो होता है उसके बाद वो पढ़ लेना आप। और इसका आंसर बताओ, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क इसका क्या है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भैया, तो ऑप्शन विकल्प ए सही है। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो विकल्प बी सही है। बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहेंगे जो माता पिता, तो बच्चे उनको अपने साथ कैसे रखेंगे? विदेश में जा बच्चे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुनिए। तो ये हैं अधूरे संस्कार। और भैया ये बड़ी बात है कि विदेशों में जा बच्चे बच्चों के माँ बाप अपने भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? जगहसाई से बचने के लिए खुद ही तो भेजा था भाई, अब काहे परेशान हो? बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। तो दोषी कौन है? ये 2 पीढ़ियों का अंतराल दोषी होता है, ठीक है। बीच में जो 20 साल का टाइम आ जाता है, या 25 साल 30 साल का भी हो सकता है। फिर अगला भी पैसे ऐसे ही है। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालएत पश्च वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत वाला फार्मूला अब बदल चुका है। बाकी पढ़ लेना। इसके बाद चलो आंसर बताओ। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका आंसर बताओ फटाफट। बी विकल्प हो जाएगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी सदस्यों पर बोझ न बने, न अपनी राय थोपें। मतलब अपने काम से काम रखें और क्या रहें, स्वावलंबी रहें, आत्मनिर्भर।
कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो जो आत्मनिर्भर होंगे वो मुंह क्यों ताकेंगे? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल देते हैं, बहु बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो विकल्प बी, माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ठीक है। संतान साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क बताइए। तो इसमें सबसे सबल बड़ा मजबूत तर्क देना है आपको। सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। इसके बाद है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं। तो इसके लिए तो एक शब्द निकल के आता है, वो आप जानते ही हैं, और मतलब जो संस्कारहीन हैं, अविवेकी हैं, जो अपना भविष्य नहीं देख पाते हैं कि आज भेजा है तो कल मुझे भी जाना है वहीं पे। फिर यहाँ पर आ जाइए, आपका शुरू हो रहा है DI, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक। यहाँ पर देखिए जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, जिला ई दिया गया है। इसमें क्या है? वर्ष दिया गया, उपस्थित दिया गया, उत्तीर्ण दिया गया, चयनित दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं पढ़ पढ़ के। और एक बात और बता दें तो जो भी 2 घंटे का पेपर था, DI को हल करेंगे तो 2 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। मतलब बड़ा तेज DI होगा अगर आपका, तभी आप हल कर पाएंगे इसको 2 घंटे में। तो किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी बताऊंगा आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। सही जवाब इसका था ऑप्शन सी। 67 में आ जाओ। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सर्वाधिक है? 67 का जवाब था ऑप्शन डी। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? 68 का जवाब था यहाँ पर ऑप्शन डी, 2013। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? 69 का जवाब था ए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब था 88.54%। फिर आ जाओ 71 से 75 तक, ये टेबल देखना है, इसके बाद आंसर करना है। 71 था, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो सही जवाब था इसका 59:80। कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका जवाब था 64.71%। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से 32% माइल्ड स्टील से बढ़े थे। मार्च, अप्रैल और मई में टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? सही जवाब था इसका 4, सॉरी ए, 144। विकल्प ए 144 सही है। फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या अनुमानित कितनी है? सही जवाब था 118। इसके बाद था कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? सही जवाब था ऑप्शन डी, 75 का डी। 76 से 80 तक ये तस्वीर दी गई है। ये देखो 360 होता है, आपको पता ही रेडियन 360 डिग्री का होता है। इसके बाद ये 80 है, मतलब 360 का 80 निकाल लीजिए, आप 80% निकाल लीजिए, 360 का 65% निकाल लीजिए, इस प्रकार से। तो कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? 76 का जवाब था ऑप्शन डी, 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो 77 का जवाब था ऑप्शन सी, 12.78%। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि रुपये 1,80,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? 78 का जवाब था ऑप्शन ए, 2 लाख। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया? 79 का जवाब था डी, और 80 का जवाब क्या था? डी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया।
81-85 तक का जो उत्तर भी आपको बता देता हूँ। दिए गए वर्षों में 2 कंपनियां हैं ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, तो इसको देख लेना और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, फटाफट देख लेना, ठीक है। 81 का डी सही था, इसका 81 वाले का डी सही है। 82 पे आ जाओ, 82 का सी सही है। 83 का बी सही है। 84 का भी बी सही है। 84 का बी सही है। 85 का भी आपका ए सही है। 86 का भी ए सही है। 86 का ए। जजिया कर फिर से लगाया था औरंगजेब ने। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है, ये रेलवे है। आप समझ ही रहे हैं इसका महत्व क्या है। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। और किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये था ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो मुख्य कारण यही ऑप्शन ए था, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, जिसको वायसराय ने माना नहीं। इसके बाद था कि कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, विकल्प सी इसका सही है। इसके बाद था कि कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो ये है कैस्पियन सागर, विकल्प डी। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था, 96। और इसका जवाब क्या बनेगा, डी, मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन था कि सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे कहते हैं प्रस्फोट। GMT का मतलब आप जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, विकल्प ए सही है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को जाना जाता है क्रूड जनरल के नाम से, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 15 अक्टूबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कुल 200 MCQs। मैथ के लिए अलग से वीडियो होगा, उसको भी वॉच कर लीजिएगा। 16 अक्टूबर के जो भी क्वेश्चन पेपर हमको मिलेंगे उसको हम तुरंत ही हल करके आपके सामने रख देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे, और अपने भाइयों के बीच में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी विश्वास के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।